हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं 15 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर उगाने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए पायलट परियोजना शुरू की। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ज़रूर पूछा जाएगा। और इसका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। सिक्किम का एक स्थान है यांग। कौन सा स्थान है दोस्तों? यांग। इसी यांग क्षेत्र में आपका केसर उगाने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए पायलट परियोजना क्या की गई है दोस्तों? शुरू की गई है। इस बात को अब ध्यान रखिएगा दोस्तों। केसर हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में था। वो क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि केसर को जीआई टैग मिला था। और ये जीआई टैग दोस्तों कहाँ के केसर को? जम्मू कश्मीर के केसर को दोस्तों, J&K के केसर को दोस्तों आपका क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखना है दोस्तों, केसर का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर को। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। अभी दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारे देश का एक यूटी बना, यानी J&K के दो पार्ट्स किए गए। एक तो J&K बना और एक लद्दाख बना। इनको दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका जो है स्थापित किया गया। इससे पहले दोस्तों J&K भारत में एक स्टेट के रूप में था, एक राज्य के रूप में था। इसके दो भाग कर दिए गए और दोनों भाग में एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि दूसरा भाग लद्दाख आपका दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो अगला पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण है J&K के बारे में, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। J&K के पहले उपराज्यपाल बने दोस्तों जब केंद्र शासित प्रदेश बना, उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम था दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत से एग्जाम में आपका पूछा गया है, इसीलिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कहीं पर आता है तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें। तो दोस्तों वहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन थे? यानी केंद्र शासित बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, यूटी बनने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू। अब दोस्तों आपका एक क्षेत्र है पेम्पोरा। ये पेम्पोरा क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये पेम्पोरा क्षेत्र दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो केसर उत्पादन के बहुत ही फेमस एरियाज हैं, फेमस क्षेत्र हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पेम्पोरा कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों केसर को जाफरान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जाफरान। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि करेवा क्या है। अब जानते हैं ये करेवा क्या है दोस्तों? जहां आपका केसर की खेती होती है, क्या दोस्तों? जहां केसर की खेती होती है उसी एरिया को आपका क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में केसर की जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो आपका कहाँ पर होती? जम्मू एंड कश्मीर में। इसीलिए दोस्तों केसर का कटोरा जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केसर का जो कटोरा है वो J&K यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में भी इसका क्या किया जाएगा? ट्रायल किया जाएगा। सामने स्क्रीन में दोस्तों आपको बहुत ही खूबसूरत आपका एक फ्लावर दिख रहा होगा। ये फ्लावर एक्चुअली में दोस्तों किसका है? केसर का ही एक पौधा है। इन पौधों को दोस्तों ट्रायल के लिए जो सिक्किम का यांग क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों? यांग क्षेत्र है, यहाँ पर आपका इनको लगाया जाएगा और यहाँ पर उत्पादन
शुरू किया जाएगा। अब उत्पादन इन द फ्यूचर में यहाँ पर होता है या नहीं होता है, जो पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं वो सक्सेस होता है या नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों केसर जो भारत में आपका जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता था, अब यहाँ पर भी पायलट परियोजना के तहत इसको आपका जो है क्या किया जाएगा, सिक्किम में शुरू किया जाएगा। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों सिक्किम के बारे में। पहली बात तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। दोस्तों एग्जाम में अक्सर आपका पूर्वोत्तर भारत के जो स्टेट हैं उनको अक्सर पूछा जाता है, कभी ये मैचिंग के रूप में पूछा जाता है, तो कभी दोस्तों वन लाइनर में सीधे सीधे पूछा जाता है कि आपका सिक्किम का राजधानी कहाँ है, या आपका जो है अन्य राज्यों की भी पूछी जा सकती है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से क्या करनी है दोस्तों, याद कर लेनी है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जबकि यहाँ के सीएम है दोस्तों प्रेम सिंह तमाम, जबकि राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। यहाँ पर लोकसभा की केवल एक सीट है दोस्तों, और राज्यसभा की भी क्या है, केवल एक सीट है, जबकि दोस्तों विधानसभा की यहाँ क्या है, 32 सीटें हैं। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब दोस्तों भारत का जो पहला जैविक स्टेट था, यानी भारत का पहला जो जैविक राज्य था, वो आपका कौन था दोस्तों, सिक्किम था। कौन था दोस्तों, सिक्किम था। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत में जो राज्यों की सबसे कम जनसंख्या है, वो सबसे कम जनसंख्या इसी सिक्किम राज्य की है। किसकी है दोस्तों, सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाइचिंग भूटिया आपका क्या थे, एक फुटबॉल प्लेयर थे भारत के बहुत ज़्यादा फेमस। ये भी कहाँ से हैं दोस्तों, आपका सिक्किम से हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वाइचिंग भूटिया आपका एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, इसी सिक्किम में बनाया जा रहा है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। नाथुला दर्रा, कौन सा दर्रा दोस्तों, नाथुला दर्रा, जो आपका भारत और चाइना के बीच है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम में ही स्थित है। कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। और यहाँ से आपका दोस्तों भारत और चीन को आप आ जा सकते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट है कंचनजंगा। कौन सा दोस्तों, कंचनजंगा जो पर्वत है वो सिक्किम में ही स्थित है। कहाँ है दोस्तों, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज कर सकती है। देखो, अगर आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है आपसे, तो वो तो दोस्तों K2 है, यानी गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग आपका जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो गाडविन ऑस्टिन है दोस्तों, ये हिमालय की चोटी नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, यानी काराकोरम श्रेणी में ये जो K2 है, गाडविन ऑस्टिन है, वो स्थित है। क्योंकि दोस्तों हिमालय को हम लोग 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, 3 पार्ट्स में विभाजित करते हैं। एक तो दोस्तों ग्रेट हिमालय है, जिसे हम लोग उच्च हिमालय के आपका नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा है दोस्तों आपका मध्य हिमालय, यानी मिडिवल आपका हिमालय के नाम से जानते हैं, जबकि तीसरा है दोस्तों शिवालिक हिमालय। और ये जो कंचनजंगा चोटी है, ये हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है दोस्तों, तो वो तो है एवरेस्ट, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंचनजंगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका K2 है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है JNK में, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि दोस्तों ये आपका किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, जो आपका ठीक हिमालय के ऊपर स्थित है। इस बात को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और जबकि अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप ध्यान रखिएगा K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत में स्थित क्या
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, कंचनजंगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वो दोस्तों कौन है, एवरेस्ट। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, जबकि ये आपका दोस्तों कहाँ स्थित है, नेपाल में। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कंचनजंगा आपका नेशनल पार्क है, क्या है दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क इसी सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। इस बात को भी आप क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सिक्किम और JNK के बारे में अच्छे से याद रखनी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गांधी जी के बारे में मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन जारी किया। अब दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन जारी किया है, उसका राइट आंसर है दोस्तों नेपाल। अब आपका दोस्तों जानते हैं कि ये गांधी के बारे में मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन क्यों जारी किया गया है। अब दोस्तों इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, नेपाली में जो मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन है, अगर नेपाली भाषा में इसको समझें तो इसका मतलब होता है दोस्तों मैले बुझिको गांधी। क्या दोस्तों, मैले बुझिको गांधी क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग मैले बुझिको गांधी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका अगर हिंदी में मीनिंग कहेंगे तो मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन। अब दोस्तों क्यों जारी किया गया इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई दोस्तों, 151वीं जयंती मनाई गई। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसके आपका जो है उपलक्ष्य में ही महात्मा जो गांधी जी हैं उनके विचारों को जो नेपाल के यूथ हैं, नेपाल के युवा हैं, वो महात्मा गांधी के आदर्श को जाने। महात्मा गांधी के आदर्श की हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनका आदर्श था सत्य। उनका आदर्श क्या था दोस्तों, सत्य। और उनका आदर्श क्या था, अहिंसा। क्या था दोस्तों, अहिंसा। हमेशा से ही विश्व में उनको इन दो आपका मेन जो उनके सिद्धांत थे उनके लिए बहुत आपका क्या किया जाता है दोस्तों, जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी का, उन्होंने जिसको जीवन भर आपका फॉलो किया, इन सारे सिद्धांतों को, इन आपका जो है आदर्श को फॉलो करने के लिए और साथ में इसकी जानकारी देने के लिए नेपाल की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है दोस्तों विद्या देवी भंडारी, उन्होंने मैले बुझिको गांधी यानी आपका दोस्तों मेरी माफ करेगा गांधी के बारे में मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन क्या किया है दोस्तों, अभी हाल ही में आपका जारी किया है। तो इस बात को दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आपका नेपाल राज्य ने किया है और इसको शुरू किया आपका वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। अब थोड़ा आपका दोस्तों नेपाल के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। नेपाल दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है। अगर मैप में देखेंगे दोस्तों तो ये रहा आपका महात्मा गांधी की एक तस्वीर, इसको आप जरा गौर से देखिए। ये महात्मा गांधी जी हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हें जो राष्ट्रपति कहा था वो कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों, राष्ट्रपति आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, माफ करिएगा राष्ट्रपिता। और जबकि आपका दोस्तों इन्हें महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपका भारत देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी हैं, इनका आपका एक संकलन जारी किया गया है, विशेष संकलन जारी किया गया है, वो नेपाल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये है अपना भारत, ये जो आपको मैप में दिख रहा पूरे पीले कलर में, इसी का पड़ोसी देश है दोस्तों नेपाल। आप देखिए ये हमारा राज्य आपका क्या है, सिक्किम है। सिक्किम के बगल पे ही आप देखिए बिहार को भी ये टच कर रहा है ना।
और आपका यानी उत्तराखंड को भी क्या कर रहा है दोस्तों, टच कर रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसकी सीमाएं। अब जो ये नेपाल है दोस्तों, नेपाल आपका अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में था, और वो था दोस्तों लिपुलेख और काला पानी विवाद को लेकर। अब दोस्तों समझते हैं लिपुलेख और काला पानी विवाद क्या है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र है वो उत्तराखंड का एक जिला है दोस्तों, पिथौरागढ़। क्या है दोस्तों, पिथौरागढ़। इसी पिथौरागढ़ में दोस्तों इस काला पानी और किसको लेकर दोस्तों, लिपुलेख दर्रे को लेकर आपका इन दोनों में विवाद है। अभी जो नेपाल आपका देश है, इसने दोस्तों इन दो एरियाज को, जिन पर आपका अभी वर्तमान में भारत का आपका नियंत्रण है, उसको आपका अपने मैप में क्या कर दिया, दर्शा दिया। समझ रहे हो दोस्तों, यानी अपना हिस्सा उन्होंने अपने मैप के थ्रू क्या कर लिया, मान लिया। जबकि दोस्तों इस पर नियंत्रण किसका है, भारत का है, यानी लिपुलेख और प्लस किस पे दोस्तों, काला पानी पे। तो ये काला पानी और लिपुलेख विवाद काफ़ी चर्चाओं में था, इस वजह से भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद वहाँ के जो आपका केपी शर्मा ओली हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने दोस्तों भारतीय पत्रकारों पर भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था नेपाल आने पर। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपका दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के जो आपका राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, इनके आपका यानी दर्शन को लेकर, इनके जीवन को लेकर, इनके जो आदर्श रहे हैं उनको लेकर दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ नामक एक विशेष संकलन आपका जारी किया गया है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, इनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बड़ा आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाल ही में दोस्तों किस टीम ने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट जीता, उसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रेल ब्लेजर्स। कौन दोस्तों, ट्रेल ब्लेजर्स। जबकि आपका दोस्तों इसका उप विजेता रहा, वो रहा दोस्तों सुपरनोवा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये ट्रेल ब्लेजर्स है, इस ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान थी स्मृति मंधाना, जिनको प्लेयर ऑफ द आपका जो है मैच चुना गया था। क्या चुना गया था दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा की जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है दोस्तों उनका नाम, हरमनप्रीत कौर। इन हरमनप्रीत कौर ने दोस्तों आपका 2018 में भी और 2019 में भी इनकी टीम जो सुपरनोवा है उसने दोस्तों महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट जीता था। ठीक है ना, अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आपका ये जो आयोजन है, ये आयोजन भी कहाँ कराया गया, UAE में। कहाँ करा गया दोस्तों, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। ये बात भी आपको क्या करनी, अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर बात करें दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो ये आपका जो है स्मृति मंधाना को चुना गया। जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज इसको चुना गया दोस्तों, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो चुना गया वो आपका दोस्तों राधा यादव को, जो सुपरनोवा की आपका क्या है दोस्तों प्लेयर हैं। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का हाल ही में आयोजन हुआ, और वो कहाँ हुआ दोस्तों, पारादीप ओडिशा में। अब ये सागर कवच अभियान दोस्तों आपका काफ़ी लंबे समय से हर साल भारत के द्वारा इसको आपका सेलिब्रेट किया जाता है, विभिन्न राज्यों की भी इसमें भागीदारी होती है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ इस बार वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्यों द्वारा किया गया। किसके द्वारा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जो राज्य थे दोस्तों उनके द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जब ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा इसका आयोजन किया गया तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, आपको शायद आपका 9/11 की घटना शायद मालूम होगी। 2018 में आपका ये घटना होती है। समुद्र के माध्यम से दोस्तों आपका जो मुंबई का ताज होटल था उसको उड़ा दिया जाता है, और दोस्तों इसी वजह से आपका यानी जो समुद्री सुरक्षा है और साथ में दोस्तों आपका जो घुसपैठ है उसको रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष सागर कवच नामक आपका एक सुरक्षा अभ्यास, उसमें भारत की नेवी शामिल होती है, स्टेट पुलिस शामिल होती है,
हैं, भारत की आर्मी शामिल होती है, एयरफोर्स शामिल होता है। और दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ताकि जिस तरीके से 2008 में दोस्तों एक आतंकी हमला होता है हमारे देश में, और आपका दोस्तों उस आतंकी हमले से पूरा देश आपका जो है एक हिसाब से आतंक के डर में जीता है उसके बाद, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उसको आपका रोकने के लिए, जो घुसपैठ है उसको रोकने के लिए दोस्तों 2000 आपका 8 के बाद लगातार हम सागर कवच नामक जो तटीय सुरक्षा अभ्यास है उसको आपका लगातार कंडक्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं दोस्तों गणेशी लाल, जबकि यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 147। तो ये था दोस्तों आपका सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किस बॉलीवुड अभिनेता को कोरोना में उनके राहत प्रयासों के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सुनील शेट्टी। कौन है दोस्तों? सुनील शेट्टी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। शायद आपको एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा होगा, धड़कन का। कौन सा दोस्तों? धड़कन का। और वो डायलॉग बड़ा फेमस है, और वो डायलॉग है दोस्तों, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वही सुनील शेट्टी हैं दोस्तों जिन्होंने आपका धड़कन फिल्म में ये डायलॉग आपका कहा था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये सुनील शेट्टी को आपका ये अवार्ड क्यों दिया गया? दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जब भारत में बहुत सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी, तो उस लॉकडाउन के दौरान सुनील शेट्टी ने दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने क्या कार्य किया दोस्तों? जो मुंबई था, मुंबई में पहले उन्होंने महिलाओं की हेल्प की। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, पशु कल्याण के जितने भी संस्थान थे वहाँ पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, उनके लिए फूड वगैरह की व्यवस्था की। और साथ में दोस्तों मुंबई के जो डब्बा वाले थे उनकी जो है दोस्तों इन्होंने आर्थिक रूप से बहुत मदद की थी। इसीलिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया है दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब कुछ एडिशनल जानकारी है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और जबकि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 288। तो ये बेसिक जानकारी थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2020 में किस राज्य ने बैटरी चालित वाहनों पर 10% टैक्स छूट देने का ऐलान किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, आपका ये पहला राज्य है जिसने दोस्तों बैटरी चालित वाहनों पर 10% टैक्स छूट देने का क्या किया है, ऐलान किया गया है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लगभग 2022 तक आपका जो है जारी रहेगा। कब तक दोस्तों? 2022 तक आपका जो मोटर वाहन टैक्स है, उस मोटर वाहन टैक्स में आपका इनको क्या दी गई है, छूट दी गई है। यानी किसको? जो ई व्हीकल चलाएंगे या बैटरी चालित आपका जो है वाहन चलाएंगे। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के आपका सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर है पनालीसामी, जबकि राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और लोकसभा सीटों की संख्या है 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 18, और विधानसभा सीट यहाँ पर टोटल कितनी है दोस्तों? 235। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं आपका किसकी फोटो है, सुनील शेट्टी की, और इन्हीं सुनील शेट्टी को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पूर्व राष्ट्रपति मैसूद चिल्मान का निधन हो गया। वो किस देश के थे? वो थे दोस्तों तुर्की के। कहाँ के थे दोस्तों? तुर्की के। और ये दोस्तों आपका वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तुर्की के। और इनका दोस्तों हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका जो है तुर्की की राजधानी अंकारा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों रिसेप तैयिप अर्दोगान, जबकि प्रधानमंत्री हैं बिल अली यल्दरम। और ध्यान रखिएगा दोस्तों,
तुर्की की मुद्रा है दोस्तों लीरा। क्या है दोस्तों? लीरा। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किस इस्लामिक देश ने इस्लामिक में बदलाव कर ऑनर किलिंग को अपराध, अविवाहित जोड़े को साथ रहने की आज़ादी और शराब में प्रतिबंध पर ढील दी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आपका जो यूएई है उसने काफ़ी विषयों में आपका या काफ़ी मुद्दों पर दोस्तों थोड़ा सा लिबरल तरीके से आपका दोस्तों डिसीजन लिया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका एक इस्लामिक देश है, कौन? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। इसने दोस्तों ये जो चेंजेस किए हैं यानी ऑनर किलिंग, समझ रहे हो, अविवाहित जोड़ी को साथ रहने की आज़ादी और साथ में शराब पर ढील दी है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले आपका इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध था। समझ रहे हैं ना? क्या था दोस्तों? प्रतिबंध था। अगर आपका यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति शादी कर लेता था या आपका दोस्तों किसी अदर रिलीजन में परिवार के खिलाफ शादी करता था तो वहाँ पर आपका दोस्तों जोड़े जो होते थे वो ऑनर किलिंग के शिकार हो जाते थे। दूसरा दोस्तों, जो अविवाहित जोड़ी थे वो शादी से पहले आपका एक साथ नहीं रह सकते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस पर प्रतिबंध था और आपका अगर कोई इसका उल्लंघन करता था दोस्तों तो इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। और साथ में जो दो मुस्लिम व्यक्ति थे वो आपका दोस्तों ना शराब का बिजनेस कर सकते थे और ना ही आपका जो है शराब पी सकते थे। अगर आपका दोस्तों वो पकड़े गए तो उनको आपका कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों इसमें क्या दी है, थोड़ी सी ढील दे दी है। और आपका दोस्तों इस ढील देने का लक्ष्य क्या है? जो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से इन कानूनों की आपका बहुत आलोचना होती रही है संयुक्त अरब अमीरात के देश के, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त अमीरात की आपका आलोचना होती रही है और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक आपका जो है प्रोग्रेस है या जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से आपका दोस्तों एक अलग नज़रिए से पूरे विश्व में देखा गया है। लेकिन दोस्तों अब आपका यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद, उन्होंने आपका दोस्तों इस पर क्या कर दिया है, अब थोड़ी सी ढील देनी शुरू कर दी है और इसके लिए दोस्तों कानून भी बना दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा और उसका उद्देश्य ही दोस्तों देश की जो आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा है जिसको आपका पूरे विश्व में एक अलग नज़र से देखा जाता है, इसको फिर से क्या करना है दोस्तों, स्थापित करना है। इस बात को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नहयान, जबकि प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो ये सारे पॉइंट आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए रिवाइज भी करते रहिएगा ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये पॉइंट इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का टोटल एनालिसिस। कोशिश की है कि आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस करंट अफेयर्स की आपका जो वीडियो है उसमें आपका मेंशन करने की। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स लेकर, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।